बच्चों लोग, लास्ट क्लास हम लोग बोर्स एटॉमिक मॉडल मॉडल को डिस्कस कर रहे थे। तो आज की क्लास हम लोग क्या करते हैं, पर उसको ब्रीफ कर लेते हैं और फिर हम लोग आगे मूव करेंगे। ठीक है। बेसिकली आपको पता है कि बोर्स मॉडल का बेसिक जो बेस किस थ्योरी पे बेस्ड था, तो क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन पे बेस्ड था, यानी क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स। यानी क्लासिकल फिजिक्स का मतलब होता है जो जो क्या लोग पढ़ते हो क्लास 11 में, जो पढ़ रहे हो क्लासिकल फिजिक्स उसको बोलते हैं। यानी जो प्लेनेट के मोशन को गवर्न करता है उसको बोला गया था क्लासिकल फिजिक्स। ठीक है। और एक होता है क्वांटम फिजिक्स, जो अभी आप लोग नहीं पढ़ने वाले हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बोर्स का मॉडल सिर्फ अप्लीकेबल होता है सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पे। ठीक है। अगला पॉइंट क्या था कि पार्टिकल नेचर पे बेस्ड था। दो चार्ज के बीच में जो कोलम्बी का फोर्स होता है उसको एक्सप्रेशन होता है के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर होता है। ठीक है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, इसको एम बी स्क्वायर बाय आर आप लिख सकते हो। एंग्लो मोमेंटम को हम लिख सकते हैं अगर ये होता है आर क्रॉस पी वेक्टर मोमेंटम वेक्टर। चूंकि यहाँ पे हम एज्यूम कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन मूव करता है आपके सर्कुलर पाथ में, तो यहाँ पे इसका आर वेक्टर और मोमेंटम वेक्टर में एंगल होता है 90 डिग्री का, इसलिए इसको आप लिख सकते हो आर पी साइन थीटा। और साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा, साइन 90 है, ये हो जाएगा 1, यानी हो जाएगा आर पी। और पी मतलब मोमेंटम, तो पी को हम लिख सकते हैं एम बी। पी हो गया इक्वल टू एम बी, इसको पुट कर दो तो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा एम बी आर। ठीक है। नेक्स्ट ध्यान देना, तो बोस का अपना कुछ पोस्टुलेट्स था। ठीक है। तो पोस्टुलेट्स हम लोग लास्ट में डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं आगे मूव कर रहा हूँ। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा मैं आपको बता दूंगा। तो इसमें बोला हुआ था कि आपका जो अट्रैक्शन फोर्स है टुवर्ड्स न्यूक्लियस, यानी इलेक्ट्रॉन को जो न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है, और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको अवे कर रहा है, दोनों फोर्स आपस में बैलेंस करना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा बोला कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है सिस्टम में, तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्वांटाइज होना चाहिए। यानी एंगुलर मोमेंटम का जो वैल्यू होता है वो एन एच बाई टू पाई के बराबर होता है। तो एम बी आर इक्वल टू एन एच बाई टू पाई। और यहाँ जो एच बाई टू पाई है उसको शॉर्ट में लिखा जाता है, उसको आप ऐसे लिख सकते हो, इस तरह से काट सकते हो। यानी एच बाई टू के पाई के बदले आप इस सिंबल का आप यूज कर सकते हो, इसका आप यूज कर सकते हो। ठीक है। तो एम बी आर इक्वल टू एन एच बाई टू पाई में जो एन होता है पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर। बेसिकली क्या होता है ना, सेल नंबर होता है। जो एन होता है ना, एन होता है बेसिकली सेल नंबर। ठीक है। अगर सही बोला जाए एन एक्चुअली होता क्या है, तो एन का सिग्निफिकेंस होता है, एन होता है सेल नंबर, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये बोल सकते हो आप एन को। ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट रिलेशन था। इसके अलावा बोला गया कि इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में मूव करता है उसको हम स्टेशनरी ऑर्बिट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट, क्योंकि बोर्स के अकॉर्डिंग बोला गया था कि जो इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में रहता है, यानी आपके पास कुछ स्पेशल ऑर्बिट्स होते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, तो उसका एनर्जी का जो लॉस है, जो मैक्सवेल थ्योरी बोलता है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन करेगा, यानी एक्सेलरेटेड मोशन करेगा, तो उसका जो एनर्जी है वो लॉस करना चाहिए इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन, जो कि नहीं होता है। तो बोर्स उसका जस्टिफिकेशन दे रहा है। तो बोर्स के अकॉर्डिंग क्या है कि कुछ ऑर्बिट को हम स्टेशनरी ऑर्बिट बोलते हैं, क्योंकि इस ऑर्बिट का जो खास बात होता है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा उसका एनर्जी का लॉस नहीं होता है, यानी मैक्सवेल का लॉ इस पर सेटिस्फाई नहीं करेगा। बट इसका रीजन जो है ना, वो बोर्स कुछ रीजन नहीं दिया। ठीक है। बोर्स इसको इसको रीजन देना चाहिए था, बट वो बस बोल दिया कि हाँ ऐसा होता है। ऐसा क्यों होता है उसको रीजन आउट नहीं किया गया था। ठीक है। ध्यान देना। और उसके अलावा बोला गया आपको पता है कि सबसे जितना क्लोज होगा न्यूक्लियस पे, न्यूक्लियस से जितना क्लोज होता है के सेल, एल सेल, एम सेल। ठीक है। के सेल, एल सेल, एम सेल को हम लोग अभी फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है। क्योंकि सेल का नंबर क्या होता है, इनफाइनाइट पॉसिबल है। तो जितना ज्यादा सेल नंबर न्यूक्लियस का, जो सेल जितना न्यूक्लियस से ज्यादा क्लोज होता है, वहां पे जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका अट्रैक्शन ज्यादा होगा। यानी हम बोल सकते हैं जितना अट्रैक्शन ज्यादा होता है उतना एनर्जी क्या होगा, सेल उतना एनर्जी घटेगा। अट्रैक्शन से एनर्जी क्या होता है, डिक्रीज करता है। और एनर्जी डिक्रीज करे तो क्या होगा, सिस्टम क्या होगा, स्टेबल होगा। सिस्टम क्या होगा, स्टेबल होगा। तो हम बोल सकते हैं कि एनर्जी में कंपेयर करोगे
तो एनर्जी E1 इज लेस देन E2, तो एनर्जी लोअर किसका होगा, जो जितना सेल नंबर अगर लो होगा तो एनर्जी क्या होगा, उसका लो होगा। तो बोला गया कि अगर इलेक्ट्रॉन लोअर से हाई लेवल में जंप करेगा, मतलब मान लेते हैं कि E1 से उसको E3 में जंप करना मान लेते हैं, ठीक है। तो इसको लो से अगर हाई में उसको जंप करना, तो उसको एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए। और अगर मान लेते हैं कि हाई से अगर लो में वापस आ रहा है, मान लेते हैं E4 से 1 में आ रहा है, तो हाई से अगर लो में आएगा तो इस प्रोसेस में उसको एनर्जी चाहिए, यानी इसको एनर्जी यहाँ पे इसका जो एनर्जी है रिक्वायरमेंट है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी इसको एनर्जी देना पड़ेगा। और जब हाई से लो में जंप करता तो क्या होगा, एनर्जी जो होगा निकलेगा नेगेटिव होगा, ठीक है, यानी एनर्जी रिलीज होना चाहिए। तो बोला गया है कि एनर्जी अब्सॉर्ब हो या रिलीज हो, ये होता है इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन, इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन। तो बेसिकली अगर आप लोअर से हाई लेवल में अगर इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है तो एनर्जी को अब्सॉर्ब करेगा, तो अब्सॉर्ब कहाँ से करेगा, तो इन फॉर्म ऑफ फोटोन, तो फोटोन के फॉर्म में ही अब्सॉर्ब करेगा। और अगर मान लेते हैं हाई से लो में जंप करेगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, तो एनर्जी जो रिलीज होगा वो भी होगा इन फॉर्म ऑफ फोटोन होगा, इन फॉर्म ऑफ फोटोन होगा, ठीक है। तो बोला गया कि जो एनर्जी का जो गैप है उसको हम लिंक कर सकते हैं एच न्यू से, जो फोटोन इमिट होने वाला है या फोटोन जो ऑब्जॉर्व होने वाला है उसको ऐसे लिंक कर सकते हैं, या इसको बोल सकते हो एच सी बाई लेमडा, एच सी बाई लेमडा, ठीक है, एच सी बाई लेमडा। इतना क्लियर रहेगा। अब ध्यान रखना, इसमें कुछ बेसिक हम लोग फॉर्मूला ड्राइव कर चुके हैं, डालिए हम चलते हैं फॉर्मूले पे। तो रेडियस, रेडियस ऑफ जो सेल होता है, ठीक है, जिस सेल का हम बात कर रहे हैं, यानी रेडियस ऑफ एन सेल यानी किसी भी सेल नंबर यानी ऑर्बिट नंबर का रेडियस अगर बताना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चेक, रेडियस का फॉर्मूला ये हो गया। इसके अलावा जो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है 2.18 इंटू 10⁻6 जेड बाई एन। जेड क्या होता है, एटॉमिक नंबर, एन क्या होता है, नंबर ऑफ सेल, सेल नंबर, तो जेड बाई एन मीटर पर सेकंड। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लाइट का स्पीड c बाई 137, यानी जो वैल्यू है ना 2.188 इंटू 10⁻6, इसको आप रिप्लेस कर सकते हो c बाई 137 से इंटू जेड बाई एन मीटर पर सेकंड। इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो, ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ये हो गया वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, ये हो गया आपका वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। पसंद है, समझ ध्यान देना। आपका एनर्जी का जो एक्सप्रेशन था उसमें आपके पास एक था काइनेटिक एनर्जी, एक था पोटेंशियल एनर्जी, ध्यान देना। बोला गया कि जो काइनेटिक एनर्जी अल्टीमेटली होता है उसको लिख सकते हैं के जेड ई स्क्वायर बाई 2r, यानी हाफ एम बी स्क्वायर को लिंक करके अल्टीमेटली हम इतना निकाल चुके थे, इसको हम लिख सकते हैं के जेड स्क्वायर बाई 2r, यानी काइनेटिक एनर्जी क्या होता है 1/r के प्रोपोर्शनल होगा। और जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो होता था माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई आर होता है, यानी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव ऑफ 1/r के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, नेगेटिव ऑफ 1/r के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। बात समझ में आ रहा है ठीक है, इतना क्लियर आप लोग सबको। अब ध्यान दोगे, आपका जो यहाँ पे काइनेटिक हो गया एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी हो गया, ठीक है, दोनों को हम ऐड कर लेंगे, दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो क्या बनेगा, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी का जो जो वैल्यू है वो दोनों का समेशन है, तो उसका वैल्यू देखो तो हो जाएगा माइनस के जेड स्क्वायर बाई 2r। तो ये आपको यहाँ पे एक रिलेशन दिख रहा होगा, रिलेशन क्या दिख रहा होगा कि जितना काइनेटिक एनर्जी है उसका जो जस्ट नेगेटिव कर दोगे तो काइनेटिक एनर्जी, ठीक है,
काइनेटिक एनर्जी का जस्ट नेगेटिव होता है टोटल टोटल एनर्जी। ये मतलब ये हो गया टोटल एनर्जी। तो बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी रिलेशन क्या होगा, जस्ट एक दूसरे का नेगेटिव होगा। ठीक है, अब देना जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी का क्या है, डबल है और साथ में नेगेटिव भी होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, -2 ऑफ के ही होगा। और पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी में रिलेशन क्या है, तो टोटल एनर्जी का डबल करने से मिल जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब अगर हम बोलेंगे कि काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू अगर ए मान लेते हैं, अगर ए दिया हुआ है तो उसका इसमें टोटल एनर्जी क्या होगा, -a होगा। एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, -2a होगा। ऐसा सोच सकते हो आप। अगर आपको मान ऐसा दिया रहेगा कि टोटल एनर्जी का वैल्यू अगर बोल रहे हैं कि -b है, तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कितना होगा, तो b होगा। एंड पोटेंशियल का वैल्यू कितना होगा, -2b होगा। ठीक है, जैसा सोच सकते हो आप। मान लेते हैं कि अगर आपको दिया हुआ कि पोटेंशियल का वैल्यू दिया हुआ है, जो भी दिया मान लेते हैं आपका दिया हुआ है एक्स दिया हुआ मान लेते हैं, तो टोटल एनर्जी का वैल्यू कितना होगा, तो टोटल एनर्जी वैल्यू होगा x/2 हो जाएगा। और काइनेटिक वैल्यू कितना होगा, तो -x/2 होगा। ठीक है, तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आपको पता होना चाहिए। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो एनर्जी के बारे में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक, इसके अलावा ध्यान देना, इसके अलावा इंपॉर्टेंट जो रिलेशन है, इसके अलावा जो है अब क्या करना, यहाँ जो है जो टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे एक आर जो है, इस आर के जगह पे आप इस रिलेशन को डालो। कौन सा रिलेशन को, तो आर का जो रिलेशन था ना उसको पुट करो। यहाँ पे आर का रिलेशन आप देखोगे, यहाँ पे एक आर का रिलेशन आपको दिख रहा होगा, ये हो गया आर का रिलेशन। ठीक है, उसको पुट कर दो उस पोजीशन में। ठीक है, आर का रिलेशन को जब पुट करेंगे ना, एक्सप्रेशन जो एनर्जी का एक्सप्रेशन जो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आर का रिलेशन पुट कर देंगे, एनर्जी का एक्सप्रेशन ऐसा बन जाएगा, यानी आपके nth ऑर्बिट का जो एनर्जी का एक्सप्रेशन ऐसा बन जाएगा। इसमें देखोगे तो इसमें जेड, ठीक है, इसमें जो जेड है, जेड और एन स्क्वायर को छोड़ के बाकी सारा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का वैल्यू को पुट करेंगे तो वैल्यू निकल के आता है। तो इस यहाँ पे अल्टीमेटली आप बोल सकते हो कि एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट इज सम कांस्टेंट, जो भी है सम कांस्टेंट सी नॉट बोल सकते हो, इनटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर होता है। अभी सी नोट क्या होता है, सी नोट अगर हम अगर सी नोट इसको बोल सकते हैं, तो सी नोट का वैल्यू हो जाएगा -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल पर एटम, या फिर इसको आप ले सकते हो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, ये हो गया पर एटम में, अगर जूल में होगा तो इस रिलेशन को फॉलो करेंगे, और पर एटम अगर मान लो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो तो इस रिलेशन को फॉलो करेंगे। ठीक है, अगर मान लो कि हमको एक मोल का, अगर हमको पर मोल निकालना है, तो यहाँ पे एक और एक्सप्रेशन याद रखना आपको, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट इक्वल टू होगा -312 किलो जूल पर मोल इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। ये हो गया किलो जूल पर मोल में, किलो जूल पर मोल में आंसर ऐसा होगा। ठीक है, इसके अलावा बता देना पॉइंट्स यहाँ पे है कि अगर आपके पास ठीक है, चलो तो हम लोग वेलोसिटी का रिलेशन देख चुके हैं। अब एक रिलेशन होता है टाइम पीरियड का। तो टाइम पीरियड बेसिकली क्या होता है कि आपका सर्कुलर मोशन कर रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट, तो वो कितना पाथ ट्रेवल करेगा, तो 2πr यानी जो पेरीमीटर ट्रेवल करेगा उसका वेलोसिटी को हम v मानते हैं, तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2πr/v हो जाएगा। तो इस रिलेशन में अगर हम r को पुट करते हैं, v को पुट करते हैं, तो अगर सारा चीज अगर पुट करते हैं तो सारा चीज मिलकर कांस्टेंट बनेगा, c1 बोल सकते हैं। और जो डिपेंडेंस होगा, तो टाइम पीरियड का डिपेंडेंस होगा सेल नंबर का क्यूब होगा और एटॉमिक नंबर का स्क्वायर होगा, यानी जो टाइम पीरियड होगा वो डिपेंडेंट होगा सम कांस्टेंट c इंटू एन क्यूब, यानी सेल नंबर का पावर 3 एन जेड स्क्वायर। डिपेंडेंस होता है टाइम पीरियड का,
एक टर्म होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है चलो 1 बाई टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का यानी फ्रीक्वेंसी का डिपेंडेंस क्या होगा, तो सम कांस्टेंट C2 इनटू इनटू जेड स्क्वायर बाई एन क्यू। ठीक है, जेड स्क्वायर बाई एन क्यू ये होगा। ये सारा हम लोग सारा जो फॉर्मूला था वो हम लोग निकाल लिया अपना। ठीक है, एनर्जी का जो रिलेशन अब था ना, जो टोटल एनर्जी का हम रिलेशन निकाल चुके हैं उसको एक और तरीके से हम लिख सकते हैं। ध्यान रखना, जो टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है उसमें कांस्टेंट आएगा। ठीक है, टोटल एनर्जी का तो क्या होता है, एनर्जी एक एक कांस्टेंट होगा इनटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर होता है। ठीक है, एक कांस्टेंट क्या होता है, तो बोला गया कि जब आप जेड को 1 पुट करो और एन को 1 पुट करो, उसका इसमें टोटल एनर्जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, उस कांस्टेंट के बराबर होगा। उसको हम ईजी बोलते हैं। तो ईजी बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, जो कांस्टेंट है क्या रिप्रेजेंट करता है, तो जब Z1 होगा, Z1 किसका होता है, तो हाइड्रोजन का होता है, और N1 मतलब सेल नंबर 1। तो हाइड्रोजन के सेल 1 का जो एनर्जी होता है उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट, यानी हाइड्रोजन का जो फर्स्ट सेल का एनर्जी है यानी जिसका ग्राउंड स्टेट है उसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। तो हाइड्रोजन के ग्राउंड स्टेट का एनर्जी को कांस्टेंट बोला गया, यानी यहाँ पे टोटल एनर्जी एक्सप्रेशन में। ठीक है, टोटल एनर्जी के एक्सप्रेशन में जो कांस्टेंट का हम बात कर रहे हैं ना, बेसिकली कांस्टेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, तो हाइड्रोजन का ग्राउंड स्टेट का एनर्जी रिप्रेजेंट करता है। तो एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम रिप्रेजेंट करता है, ध्यान रखना। ठीक है, एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब ये एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट आपको दिख रहा है ना, इसको हम बोल सकते हैं, इसको हम कुछ वैल्यू से भी डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ कुछ जगह इसको लिखा है था -RHC, इसको हम लिख सकते हैं -RHC। यहाँ पे R है, RHC है। ठीक है, तो बेसिकली RHC क्या है, तो R होता है, एक होता है रेडबर्ग नंबर, हम पढ़ोगे फ्यूचर में। R का मतलब होता है रेडबर्ग नंबर। ठीक, इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू होता है 1.1 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ जो आर यूज हुआ है इसको बोला, ये बेसिकली होता है रेडबर्ग नंबर, इसका वैल्यू होता है 1.1 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स होता है। ठीक है, यहाँ पे जो एच है, एच क्या प्लैंक कांस्टेंट है, एच का प्लैंक कांस्टेंट होगा, उसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू होता है, एच का वैल्यू हो जाएगा 6.626 इंटू 10⁻⁻34। ठीक है, और सी क्या, सी स्पीड ऑफ लाइट है, सी है स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, ये वैल्यूज हो जाएगा। तो आप टोटल एनर्जी को लिख सकते हो -RHC, यानी ग्राउंड स्टेट का जो एनर्जी होता है हाइड्रोजन का, उसको हम लिख सकते हैं -RHC। और अगर हम nth सेल का बात कर रहे हैं किसी भी हाइड्रोजन लाइक एटम का, तो उसका एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा -RHC Z²/n²। अब RHC का वैल्यू निकालते हैं तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में आ जाता है -13.6, ज्यादा बेटर होगा -13.625 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, इसको पैसा बोल सकते हो, इसको पैसा बोल सकते हो। ठीक है, या अगर आपको इसको निकालना है जूल पर एटम में, तो इसका वैल्यू होता है, यानी ग्राउंड स्टेट का जो एनर्जी होगा उसको लिख सकते हैं -2.18 इंटू 10⁻⁻18 Z²/n² जूल पर एटम, जूल पर एटम। ठीक है, ये आपको मोल पर मोल चाहिए तो लिखोगे -1312 Z²/n² किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो ये सारा का सारा आपका एनर्जी का अलग अलग फॉर्म में एक्सप्रेशन दिया हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बेसिकली जो एनर्जी हम लिखते हैं किसी भी एटम, हाइड्रोजन लाइक एटम का, तो उसमें एक कांस्टेंट होता है। ठीक है, उसको इजी बोल रहे हैं, इंटू Z²/n² होता है। तो कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है, बेसिकली ये जो एनर्जी है ये बेसिकली ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन का एनर्जी के बराबर होता है। और इसी का वैल्यू जो है आप लिखा हुआ हर जगह, इसी का वैल्यू होता है -RHC, उसी का वैल्यू होता है -13.625 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, उसी का वैल्यू होता है -2.18 इंटू 10⁻⁻18, और इसी का वैल्यू होता है पर मोल में -1312 किलो जूल पर मोल। तो बेसिकली जो भी हम यहाँ पे मार्क किए हैं बेसिकली ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम का एनर्जी दिया हुआ है। ठीक है,
ये ध्यान देना आपको। ये रहेगा ऑल अबाउट एनर्जी का एक्सप्रेशन। अब ध्यान देना, पॉइंट ये है कि एनर्जी का एक्सप्रेशन तो मिल गया, तो एनर्जी का एक्सप्रेशन अगर मिल चुका आप लोगों को तो ध्यान देंगे अब क्या करना है। एनर्जी के एक्सप्रेशन में अगर मान लेते हैं कि अगर मान लेते हैं कि मेरा क्या है, जेड को अगर वन मान लेते हैं, ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं, जेड को वन मान लेते हैं। अगर बच्चे लोग जेड को बोल, अगर हम एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या था बच्चे लोग अपने पास, एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या था, तो हम मान लेते हैं इसको हम अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं -13.6, ठीक है, जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, इस वाले को हम अगर चूज कर रहे हैं, इस एक्सप्रेशन में अगर हम बोल रहे हैं कि मेरा जो एटम है हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन बोलते हैं क्या होगा, हाइड्रोजन बोलते हैं आपका जेड का वैल्यू कितना होगा, जेड का वैल्यू 1 हो गया, इसको पुट कर दो। तो हाइड्रोजन ये आपका nth, किसी भी हाइड्रोजन लाइक एटम का nth सेल का एनर्जी का एक्सप्रेशन था। उसमें अगर हम बात कर रहे हैं कि मेरा एटम अगर हाइड्रोजन है तो इसमें क्या होगा, जेड को 1 पुट कर दो, तो उसके इसमें क्या हो जाएगा, nth सेल ऑफ हाइड्रोजन का एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, तो -13.6 बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम हो जाएगा। अब इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें हम एन को चेंज कर रहे हैं, तो इसमें एन को जब चेंज करें तो एन को जब 1 पुट करोगे ना, वैल्यू कितना आ जाएगा, वैल्यू हो जाएगा -13.6 हो जाएगा, ठीक है, -13.6 हो जाएगा। इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इसका मतलब है आपके हाइड्रोजन के जो फर्स्ट सेल है उसका एनर्जी कितना होगा, तो -13.6 होगा, ठीक है। तो अगर हम बात कर रहे हैं सेकंड सेल का एनर्जी निकालें कैसे, तो एन को 2 पुट कर, इस पूरे इक्वेशन में आप एन को 2 पुट कर दे, एन को 2 पुट करते हैं यहाँ पे स्क्वायर एन का अल्टीमेटली डिवाइड होगा 4 से, तो E2 का एनर्जी का वैल्यू हो जाएगा -3.4 हो जाएगा, E2 हो जाएगा -3.4 हो जाएगा। एनर्जी ऑफ थर्ड सेल हो जाएगा, उसका वैल्यू हो जाएगा -1.51 हो जाएगा। एनर्जी ऑफ फोर्थ सेल का वैल्यू हो जाएगा -0.85 होगा। एनर्जी ऑफ फिफ्थ सेल का वैल्यू कितना होगा, -0.54 होगा। एंड सिक्स सेल का एनर्जी कितना होगा, तो -0.38 होगा, ठीक है। और हम अगर बात करते हैं एनर्जी ऑफ सेल ऑफ इनफाइनाइट, यानी आपके पास अगर मान लेते हैं बहुत सारा सेल है, तो सेल नंबर इनफाइनाइट का एनर्जी कितना होगा, अगर सेल नंबर इनफाइनाइट होगा तो जब एन को पुट करोगे, इनफाइनाइट पुट करोगे सिस्टम में यहाँ पे, तो इनफाइनाइट जो सेल होगा, सेल नंबर इनफाइनाइट होगा, उसका एनर्जी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी सेल नंबर जितना दूर जाएगा उतना ही क्या होगा, एनर्जी आपको बढ़ रहा है, क्योंकि शुरू में एनर्जी नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव एनर्जी बढ़ने का मतलब उसका मैग्नीट्यूड घटेगा, ठीक है। तो बोला गया जब जब सेल नंबर सबसे ज्यादा होगा यानी इनफाइनाइट होगा, उस टाइम में सिस्टम का एनर्जी कितना होगा, तो 0 माना गया है। क्या माना गया है, 0 माना गया है, ठीक है। ये ध्यान देना आपको, होगा ना, यहाँ पे आपको चीज दिख रहा होगा। हम क्या कर रहे हैं, E1 E2 का डिफरेंस निकाल रहे हैं, E1 E2 का डिफरेंस कितना देगा, 10.2, ठीक। अगला पॉइंट करना E2 E3 का डिफरेंस देखना। हम क्या बोल रहे हैं कि सक्सेसिव सेल्स के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है वो हमेशा छोटा होता चला जाएगा। इन दो सक्सेसिव सेल के बीच का जो एनर्जी गैप है वो देखो हमेशा क्या हो रहा है, घट रहा है, हमेशा क्या हो रहा है, घट रहा है। जो सक्सेसिव सेल्स के बीच का जो एनर्जी गैप होता है सक्सेसिव घटता है, इन लार्जेस्ट कब होगा, लार्जेस्ट होगा E1 E2 का डिफरेंस होगा, E3 E2 का डिफरेंस और छोटा होगा, E4 E3 और छोटा होगा, E5 E4 और छोटा होगा, सो ऑन। ये ध्यान रखना आप लोगों को। तो बच्चों लोग यहाँ तो आप लोग क्लियर हो चुका है, तो आप लोग को क्या करना है, जो वैल्यू है ना सेल्स, सेल नंबर, उसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है उसको याद कर लेना है। तो ये एनर्जी किस सेल किस एटम का है, तो हाइड्रोजन एटम का है। अगर मान लेते हैं आपको बोला जाए कि हमको एनर्जी पता करना है हीलियम प्लस का, कुछ नहीं करना, आप जो एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन है उसको हीलियम का जेड से मल्टीप्लाई कर देना है, जेड का स्क्वायर से। यानी अगर हम बोलेंगे हीलियम के फर्स्ट सेल का एनर्जी कितना होगा, तो हीलियम का जो फर्स्ट सेल का एनर्जी होगा और हीलियम प्लस He प्लस का क्या होगा, ग्राउंड से एनर्जी कितना दिख रहा है, तो हाइड्रोजन के ग्राउंड से एनर्जी को यानी -13.6 को आप आप क्या करो, हीलियम का जेड से मल्टीप्लाई के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे हो जाएगा × 4 कर देंगे,
ठीक है। तो अगर हाइड्रोजन का लेवल हमको याद रहेगा तो बाकी एटम का लेवल निकालने के लिए क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, सारे के ऊपर जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लो, यानी पूरे को। अपने आप जिस एटम को आप निकालना चाहते हो उसका एनर्जी लेवल आपको मिल जाएगा, उसका एनर्जी लेवल आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो आपको इतना याद रखना है, इसमें जेड स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिंपली मेरे को बाकी एटम या जिसका भी निकालना चाहते हैं उसका हमको एनर्जी लेवल मिल जाएगा करस्पॉन्डिंग सेल में, करस्पॉन्डिंग सेल में। ठीक है। ना इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान दोगे तो वही यहाँ समझाएगा आपको कि एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इन हाइड्रोजन लाइक एटम। यहाँ पे आपको क्या किया, यहाँ पे टेबल मैंने ड्रॉ कर दिया था आपके लिए। ठीक है। टेबल में ध्यान देना। तो बोला कि N1 मतलब ग्राउंड स्टेट होता है, N1 का मतलब होता है ग्राउंड स्टेट, तो उसमें एनर्जी होता है इतना, किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। और अगर हम जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा उस करस्पॉन्डिंग एटम के लिए। ठीक है, यानी जिसका हम निकालना चाहेंगे उसका निकल जाएगा। सिमिलरली N2, जो N2 है उसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। क्या बोलते हैं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, उसका वैल्यू यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है। N3 का मतलब क्या होता है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। N4 मतलब थर्ड एक्साइटेड स्टेट, उसका एनर्जी लिखा हुआ है। अब मान लेते हैं कि N4 एनर्जी किसी और एटम को चाहिए, तो बस क्या करना, उसके जेड से उसके जेड स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं सिस्टम में, उसके जेड स्क्वायर को क्या करना, मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है। तो चलो आप लोग इतना समझ चुका है कि टेबल में क्या करना है, तो आप लोग को हाइड्रोजन का टिल 6 नंबर सेल तक एनर्जी को वो दिमाग में सेट करना है, इतना तक। और अगर मान लेते हैं कि हाइड्रोजन के अलावा अगर आपको हाइड्रोजन लाइक एटम, जैसे मान लेते हैं कि He+ का आपको एनर्जी चाहिए, तो बस क्या करोगे, उसके करस्पॉन्डिंग डेटा को, जो भी एटम निकाल के एटम का एनर्जी निकालना है उसके जेड के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। तो मान लो He+2 के लिए निकालना है तो सेम डेटा को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो He+ का वैल्यूज मिल जाएगा मेरे को। ये ध्यान देना आपको, ये ध्यान देना है। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होता है वो हमको याद रखना है। इंपॉर्टेंट टर्म क्या है, ध्यान देना, यहाँ गौर करना। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, तो पहला टर्म क्या बोला हुआ है, आयनाइजेशन एनर्जी किसको बोलते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to liberate an electron, minimum amount of energy required to liberate an electron from ground state of an isolated atom, from ground state of an isolated atom is called ionization enthalpy, ionization energy बोलते हैं। यानी सिंपल बात है कि आपको जो इलेक्ट्रॉन है उसको उठा के N1 से उसको भेज कहाँ देना है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे भेज देना है, यानी इन्फिनिटी भेजना है। ठीक है। तो आपको ग्राउंड स्टेट मतलब क्या होता है, N1 होता है, तो N1 से उठा के अगर आपको N इन्फिनिटी पे डालना है तो उसको बोलते हैं हम लोग कि आप उसको आयनाइज कर रहे हो। ठीक है, इसको बोला गया है आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब गौर करना, यहाँ पे देखो ध्यान से। तो अगर हम मान लेते हैं कि N1 का एनर्जी कितना होता है, तो N1 का एनर्जी हाइड्रोजन के लिए तो -13.6 होता है, तो ये हो गया N1 के लिए। और N इनफाइनाइट के लिए कितना होगा एनर्जी जी, तो N इनफाइनाइट के लिए एनर्जी होता है 0। तो बहुत सिंपल सा बात है कि अगर आपको इसको यहाँ से यहाँ भेजना है तो वो कितना एनर्जी देना पड़ेगा, यानी सिंपल बात है ना, आपको एनर्जी को जीरो करना है, आपको एनर्जी को जीरो करना है। ठीक है। अभी जो एनर्जी कितना है, अगर हम इन्फिनिटी पे भेजें किसी को तो उसका एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अभी एनर्जी कितना है, तो अभी एनर्जी -30.626 है, तो इसको कितना एनर्जी हम सप्लाई करेंगे कि जीरो हो जाए, तो हम सप्लाई करेंगे +13.6 सप्लाई करेंगे। तो जितना एनर्जी नेगेटिव में है उतना ही, चूंकि हमको एनर्जी को, अगर हम बोल रहे हैं कि मेरे को भेजना है इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर, इसका मतलब होता है एनर्जी को जीरो करना है। तो जीरो के लिए हम कितना एनर्जी देंगे, तो जितना एनर्जी अभी उतना ही उसका पॉजिटिव देंगे। तो अभी एनर्जी चूंकि नेगेटिव में है, नेगेटिव में -13.6 है, तो उसको हम कितना देंगे, तो +13.6 देंगे। यानी ग्राउंड से का जो एनर्जी होता है वो नेगेटिव में होता है एटम्स का। अगर हाइड्रोजन लाइक एटम का हम ग्राउंड से मतलब बोलते हैं सेल नंबर 1, हाइड्रोजन लाइक एटम का सेल नंबर 1 का एनर्जी नेगेटिव में होगा, तो उस नेगेटिव का जस्ट जो पॉजिटिव वैल्यू होगा उसको बोलोगे आप आयनाइजेशन एंथैल्पी, उसको बोलोगे आप आयनाइजेशन एंथैल्पी।
जैसे बोल रहे हैं कि ग्राउंड से का एनर्जी अगर बोल रहे हैं कि -A, तो अनायनेशन एंथैल्पी कितना होगा जी? तो अनायनेशन एंथैल्पी क्या होगा? +A हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को निकाल के इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर भेजने में हमको एनर्जी को क्या करना पड़ेगा? जीरो करना पड़ेगा। तो जीरो करने के कितना एनर्जी हम सप्लाई करेंगे? तो जितना नेगेटिव में हो उतना ही पॉजिटिव में हम देना पड़ेगा, कम से कम देना पड़ेगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर ग्राउंड स्टेट का एनर्जी अगर -A है, तो हमको सप्लाई कितना पड़ेगा करना पड़ेगा सिस्टम में? तो हमको +A सिस्टम में सप्लाई करना पड़ेगा, वो सिस्टम में +A सप्लाई करना पड़ेगा। तो ग्राउंड स्टेट से अगर हमको भेजना है इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर, तो उसको हम बोलते हैं अनायनेशन एंथैल्पी, उसको बोलते हैं हम लोग अनायनेशन एंथैल्पी। तो आपसे पूछेगा व्हाट इज द अनायनेशन एंथैल्पी ऑफ He+? तो सबसे पहले क्या करना है कि He+ का पहले आप निकाल लो ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितना होगा। तो हाइड्रोजन का जो ग्राउंड स्टेट है उसको जेड से मल्टीप्लाई कर देता है, यानी क्या हो जाएगा? -13.6 इंटू 4 हो जाएगा। अब यही ग्राउंड स्टेट एनर्जी ये हो गया He+ का ग्राउंड स्टेट एनर्जी। He+ का ग्राउंड स्टेट एनर्जी इतना हो गया, तो He+ का अनायनेशन एंथैल्पी कितना होगा जी? तो जस्ट जो वैल्यू है उसका प्लस कर दे, यानी +13.6 इंटू 4। ठीक है, ये होता है अनायनेशन एंथैल्पी। एक टर्म होता है सेपरेशन एनर्जी, एक टर्म होता है सेपरेशन एनर्जी। इसका मतलब क्या होता है, ध्यान सुनना। तो सेपरेशन एनर्जी बोला गया कि मान लेते हैं कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो अभी यहाँ पे है, कहीं और है मतलब, ठीक है। मान लेते हैं ग्राउंड स्टेट में नहीं है, कहीं और है। कहीं और का मतलब क्या होगा? एक्साइटेड स्टेट में है, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में है, ठीक है। पॉइंट ये है कि यहाँ पे बहुत सारा लेवल होता है। तो मान लेते हैं ये ए लेवल है N1 का, ये हो गया N2 का, ये हो गया N3 का, सेल नंबर 3, सेल नंबर 4, ऐसे करके बहुत सारा सेल्स होगा, और ये होगा सेल नंबर इनफाइनाइट। तो बोला क्या गया है कि अगर आप यहाँ से इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेजते हो इन्फिनिटी पे, इसमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगा उसको बोलते हैं अनायनेशन एंथैल्पी। लेकिन अगर मान लेते हैं कि अभी आपका सिस्टम सेल नंबर 2 पे है इलेक्ट्रॉन, या 3 पे है, या 4 पे है, तो यहाँ से यहाँ भेजने का जो एनर्जी होता है ना कुछ भी, इसको बोलते हैं सेपरेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं? सेपरेशन एनर्जी। तो मिनिमम जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, यानी किसी भी एक्साइटेड स्टेट से, ग्राउंड स्टेट से नहीं, ग्राउंड N1 हो गया ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट को छोड़ के, तो ग्राउंड से छोड़ देंगे तो बाकी सारा स्टेट क्या होगा? एक्साइटेड स्टेट होगा। तो आपका N2 N3 N4 कहीं से भी इन्फिनिटी का जो जंप है, इनफाइनाइट डिस्टेंस जो जंप हो रहा है, उसके वैल्यू को बोला गया है सेपरेशन एनर्जी, ठीक है। तो वो सिंपल सेपरेशन एनर्जी कैसे निकालेंगे? तो वो सिंपल सा है। इन्फिनिटी का एनर्जी कितना होता है जी? इन्फिनिटी का एनर्जी क्या होता है? 0 होता है। और N2 का एनर्जी कितना होता था? आपको पता है कि N2 का एनर्जी होता है -3.4 होता है। तो -3.4 को भेजना है 0 पे, तो कितना एनर्जी आप दोगे? आप कितना एनर्जी दोगे? तो -3.4 को, ठीक है, -3.4 को 0 करने के लिए आपको कितना देना पड़ेगा जी? तो +3.4 देना पड़ेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बोलें तो वो बोल सकते हैं कि N2 से इन्फिनिटी N2 का सेपरेशन एनर्जी कितना होगा? तो बोलोगे -3.4 होगा, ठीक। अगर बोलते हैं कि N3 का एनर्जी कितना होता है? -5.1 होता है, -1.51 होता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ का जो जंप हो रहा है, इसका एनर्जी कितना होगा? इसके लिए एनर्जी कितना देना पड़ेगा? तो 0 करने के लिए कम से कम कितना देना पड़ेगा? तो 1.51 देना पड़ेगा। तो यहाँ का जो सेपरेशन एनर्जी होगा हो जाएगा 1.51 हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा बात है, जिस लेवल का जो एनर्जी होगा नेगेटिव में उतना ही उनको पॉजिटिव में देना पड़ेगा ताकि एनर्जी 0 हो जाए, तो उसको बोलेंगे उसका सेपरेशन एनर्जी। ग्राउंड स्टेट का एनर्जी को बोलते हैं अनायनेशन एंथैल्पी। ग्राउंड स्टेट का सेपरेशन एनर्जी नहीं होता है, उसके लिए होता है अनायनेशन एंथैल्पी होता है, ठीक है। और बाकी बाकी जो फर्दर स्टेडी स्टेट है उसका अपना सेपरेशन एनर्जी होता है। बात समझ में आया? सिमिलरली एक टर्म होता है एक्साइटेशन एनर्जी।
तो जब भी मान लेते हैं कि आपका एक टर्म है एक्साइटेशन एनर्जी, इसका मतलब होता है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू शिफ्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू एनी एक्साइटेड स्टेट इज कॉल्ड एक्साइटेशन एनर्जी। यानी आपका n1 फिक्स होगा, तो n1 से n2 में जंप करने के लिए कितना एनर्जी चाहिए, तो वहाँ पे दिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो कुछ एक्साइटेशन एनर्जी आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे बोलेंगे n1 से n2 में जंप करने के लिए एनर्जी कितना, तो डिफरेंस इतना दिया हुआ है, ये हो गया एक्साइटेशन एनर्जी n1 से n2 में जंप करने के लिए। ठीक है, 2 से 3 में जंप करने के लिए इतना एनर्जी चाहिए, तो ये सब क्या है। लेकिन देखो एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब क्या है कि आपको हमेशा मेजर कहाँ से करना, तो मेजर करना हमेशा आपको फर्स्ट सेल से मेजर करना है। यानी आपका यानी सेल नंबर 1 फिक्स होता है, तो सेल नंबर 1 से 2 में जंप करने के लिए 2 चाहिए। सेल नंबर 1 से 3 में जंप करने के लिए कितना चाहिए जी, तो सेल नंबर 1 और 3 का डिफरेंस कितना होगा, तो ऑलमोस्ट 12.4 का होगा, 12.4 नहीं 12.1 के आसपास का होगा। कितना डिफरेंस चाहिए, तो ये हो गया आपका एक्साइटेशन एनर्जी फ्रॉम 1 से 3, एनर्जी 1 से 4 होगा। तो ये ध्यान देना। तो यहाँ पे सारा जो एनर्जी है, चाहे आयनेशन एनर्जी होगा, चाहे सेपरेशन एनर्जी होगा, चाहे एक्साइटेशन एनर्जी होगा, सारा का सारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये 3 टर्म समझ में आप लोग को। तो चलो इसके अलावा एक टर्म और होता है, एक टर्म आपको जानना है, बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग का मतलब क्या होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द सिस्टम, minimum energy required, minimum energy required to break the system, break stable system। ध्यान ना, स्टेबल सिस्टम का एनर्जी हमेशा नेगेटिव होता है, जो सिस्टम स्टेबल होता है उसका एनर्जी होता है नेगेटिव, इसका एनर्जी होता है माइनस, मान लेते हैं माइनस ए है। तो अगर हम इसको ब्रेक करना चाहते हैं ना, तो ब्रेक करने का मतलब क्या होता है, ब्रेक करने का मतलब होता है एनर्जी को जीरो करना, एनर्जी को जीरो करना। तो जब सिस्टम ब्रेक हो जाए तो एनर्जी क्या होता है, जीरो होता है। मतलब ब्रेक होने का मतलब होता है सिस्टम इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर जा चुका है। ब्रेक करने का मतलब होता है सिस्टम इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर जा चुका है, मतलब एनर्जी जीरो हो चुका है। ठीक है, जैसे मान लो कि दो चार्ज है Q1 Q2, इस सिस्टम बना हुआ है, तो इसको ब्रेक करने का मतलब होता है Q1 और Q2 का जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा R, हो जाएगा इनफाइनाइट, बहुत दूर हो जाएगा। इसका मतलब आपका Q1 Q2 में कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा आपस में, यानी इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा। तो ब्रेक करने का मतलब होता है सिस्टम को दूर भेजना, दूर भेजने का मतलब एनर्जी को कहाँ भेजना, तो एनर्जी को जीरो एनर्जी को जीरो करना। तो बाइंडिंग एनर्जी का मतलब होता है एनर्जी को जीरो करना। तो ध्यान देना, तो अगर हम बोलेंगे स्टेबल सिस्टम का एनर्जी माइनस ई है, तो बाइंडिंग एनर्जी का वैल्यू कितना होगा, तो इस केस में बाइंडिंग एनर्जी जस्ट क्या होगा, प्लस ए होगा। क्या होगा, प्लस ए होगा। जितना नेगेटिव एनर्जी उतना ही पॉजिटिव देना पड़ेगा, उतना ही पॉजिटिव देना पड़ेगा। ठीक है, तो इतना ना। तो अगर हम बात करते हैं, यहाँ था ना, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन, लाइक हाइड्रोजन का आइटम का एनर्जी दिया हुआ था, तो यहाँ पे टेबल बना है बाइंडिंग एनर्जी का। तो अगर मान लेते हैं कि आपका आपका जो इलेक्ट्रॉन है ग्राउंड स्टेट में है, उसमें बाइंडिंग एनर्जी कितना होगा, तो जितना नेगेटिव होता है पॉजिटिव देना पड़ेगा मेरे को, ये होगा बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी जो होता है ना, वो सारे सारे सेल के लिए डिफाइन होता है। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ग्राउंड, जो ग्राउंड स्टेट होता है उसको बोलते हैं आयनेशन एंथैल्पी। यानी ग्राउंड स्टेट का जो बाइंडिंग एनर्जी होता है उसको बोला गया है आयनेशन एंथैल्पी। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट इज नोन एज आयनेशन एंथैल्पी। ठीक है, अगर बोलेंगे हम वो सेल नंबर 4 का बाइंडिंग एनर्जी कितना होगा, तो सेल नंबर 4 का जो टोटल एनर्जी होता है -0.85 होता है, तो इसका बाइंडिंग एनर्जी क्या होगा, तो +0.85 होगा, +0.85 होगा। ठीक है,
ये ध्यान देना आपको। इसका भाई एक इम्पोर्टेंट चीज ध्यान देना, जैसे मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपके हाइड्रोजन एटम ड्रॉ किया हुआ है और सारे सेल्स का जो एनर्जी का जो गैप है बताया हुआ है। जैसे मान लेते हैं कि सेल नंबर वन का टू के साथ गैप इतना है, थ्री के साथ गैप इतना है, ठीक है, वह समझ में आ रहा है, ठीक है। फिर सिमिलरली सेल नंबर टू का थ्री के साथ गैप इतना है, फोर के साथ गैप इतना है, ठीक है, ये हो गया आपका, ठीक। सिमिलरली सेल नंबर थ्री का जो गैप है, तो थ्री फोर में गैप इतना है, ठीक है, बात समझ में आई? तो ये गैप हम बता रहे हैं, गैप, क्योंकि एनर्जी तो आपको पता ही है एनर्जी, एनर्जी ग्राउंड शेल का जो एनर्जी होता है -30.6 होता है, सेकंड का एनर्जी कितना होता है -3.4 होता है। यहाँ पे बस हम गैप बता रहे हैं, गैप क्या हो रहा है, और ध्यान दोगे तो बोला गया है कि किसी भी किसी भी गैप का जो लार्जेस्ट वैल्यू होता है, इसका मतलब समझो यहाँ पे, इसका मतलब ये बोला गया है, जैसे मान ले कि आप सेल नंबर वन चूज कर रहे हो और सेल नंबर टू चूज कर रहे हो, तो सेल नंबर टू का जो लार्जेस्ट गैप होगा, सेल नंबर टू का लार्जेस्ट एनर्जी गैप पॉसिबल है, तो सेल नंबर टू का जो लार्जेस्ट एनर्जी गैप पॉसिबल होगा जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, कहाँ से, टू से जंप करेगा इन्फिनिटी पे, जब टू से जंप करेगा इन्फिनिटी पे तो जो गैप होगा लार्जेस्ट होगा, गैप क्या होगा, लार्जेस्ट होगा। तो बोला गया है कि किसी भी एन सेल का जो लार्जेस्ट गैप है, उससे पहले वाला उससे पहले वाला जो सेल है उसका स्मॉलेस्ट गैप, तो एन वन का स्मॉलेस्ट गैप क्या होगा जी, एन वन का स्मॉलेस्ट गैप होगा जब एन टू पे जंप करेगा। तो हाँ, मेरा बोला गया है कि एन टू से एन इन्फिनिटी पे जंप करने के लिए एनर्जी कितना रिक्वायर्ड है, तो एनर्जी रिक्वायर्ड है 3.4 रिक्वायर्ड है, और एन वन से एन टू पे जंप करने के लिए कितना एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो एनर्जी रिक्वायर्ड है 10.2, एनर्जी रिक्वायर्ड है 10.2। तो कहीं आपको दिख रहा होगा कि अगर सेल नंबर n है तो उसका इनफाइनाइट डिस्टेंस जंप करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, उसका जो मैग्नीट्यूड है, वो उससे पिछले वाला जो लेवल है उसका जो मिनिमम एनर्जी गैप है उससे छोटा है, उससे छोटा है। दिख रहा है आपको, यहाँ पे 10.2 है और यहाँ पे क्या है 3.4 है। तो किसी भी सेल का जो लार्जेस्ट एनर्जी गैप है, तो यहाँ लिखा हुआ है कि एनर्जी गैप लार्जेस्ट ऑफ एन सेल इज लेस देन एनर्जी गैप स्मॉलेस्ट ऑफ एन माइनस वन। इसका मतलब टू टू से मैक्सिमम गैप कितना पॉसिबल है इन्फिनिटी पे, उसका भी वैल्यू क्या होगा, उससे पहले वाला सेल क्या है, वन है, तो वन से टू तक का जो जंप है ना, वन से टू का जो स्मॉलेस्ट गैप है, तो स्मॉलेस्ट गैप क्या होगा जी, अगर यहाँ पे एन वन लेते हैं तो उसका स्मॉलेस्ट गैप क्या होगा एन टू पे, यहाँ जो स्मॉलेस्ट गैप है इसका जो वैल्यू है अगले सेल का जो लार्जेस्ट गैप पॉसिबल है, यानी टू से इन्फिनिटी का जो गैप है उससे भी क्या होगा, बड़ा होगा, उससे भी क्या होगा, बड़ा होगा। एनर्जी गैप ऑफ प्रीवियस टू कंसेक्यूटिव जो सेल का जो मिनिमम डिफरेंस होगा उसका वैल्यू क्या होता है, अगले सेल के लार्जेस्ट गैप से ही बड़ा होता है, और एक कब तक ट्रू रहेगा, तो ये सेल नंबर थ्री तक ट्रू रहता है। सेल नंबर थ्री तक ट्रू का मतलब है कि एनर्जी गैप ऑफ थ्री से इन्फिनिटी, इसका वैल्यू इसका वैल्यू एनर्जी गैप ऑफ टू से थ्री से छोटा होगा, ठीक है। उसके बाद चीज चेंज होगी, बट थर्ड सेल तक तो इसको ट्रू मानना, आपको इसको ट्रू मानना है, थर्ड सेल तक इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ठीक है चलो, तो यहाँ तक लोग क्लियर है, तो लास्ट में ध्यान देना जो हम लोग को सीखना है, ठीक है। तो हम लोग को पता है कि टोटल टोटल एनर्जी का जो जो फॉर्मूला होता है किसी भी एन सेल का, तो क्या होता है -RC, एनर्जी ऑफ एन सेल का तो क्या होता है -RC जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर होता है, ठीक है। तो मेरा पॉइंट क्या है कि अगर मान लेते हैं कि आपका दो दो आपका जो सिस्टम है, ठीक है, यानी आपका जो इलेक्ट्रॉन है एक्साइटेड स्टेट में अगर जा रहा मान लेते हैं, ठीक है,
तो दो एनर्जी लेवल के बीच का जो एनर्जी गैप होगा उसको कैसे बताएंगे? तो बहुत सिंपल सा चीज है, ध्यान देना। तो मान लेते हैं कि मेरा भी एनर्जी, अभी मैं इलेक्ट्रॉन N1 से N2 में जंप कर N2 पे है, ठीक है। यहाँ पे इसको हम E2 बोल सकते हैं, इसको हम E1 बोल सकते हैं। बस में हमको पता है कि E2 का जो एनर्जी है E1 से बड़ा होता है। अगर N1, अगर हम एज्यूम कर रहे हैं कि N2 और N1 में N1 छोटा है, N2 बड़ा है, यानी N2 का सेल नंबर ज्यादा है, तो E2 इज ग्रेटर देन E1 होगा। इसमें माना चेक को, तो E1 का जो वैल्यू होगा उसको कैसे लिख सकते हो? -RC जेड स्क्वायर बाई N1 स्क्वायर होगा। और E2 का वैल्यू क्या होगा जी? -RC जेड स्क्वायर बाई N2 स्क्वायर होगा, ठीक है। तो अगर हम एनर्जी का डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस जो एनर्जी का निकलेगा वो क्या होगा? इसका मतलब बड़ा एनर्जी कौन है? E2 माइनस E1 करेंगे ताकि पॉजिटिव रहे। इसको पॉजिटिव करने के लिए एनर्जी का डिफरेंस निकालेंगे, नहीं क्या होगा? E2 माइनस E1 होगा। इसका वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा? तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगा, यहाँ पे RHC कॉमन है तो RHC कॉमन हो जाएगा, ठीक है। और ब्रैकेट में क्या होगा? तो यहाँ पे जो छोटा सेल रहेगा ना, छोटा सेल को यहाँ लिखोगे, यानी सेल नंबर जो छोटा होगा वो हो जाएगा N1 स्क्वायर, अरे N2 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और इंटू क्या होगा? इंटू जेड स्क्वायर होगा, इंटू क्या? जेड स्क्वायर होगा। इसको मैं फिर से लिख दे रहा हूँ। दो सेल के बीच का जो एनर्जी गैप का फॉर्मूला होगा, बिटवीन टू सेल का फॉर्मूला क्या बोल रहे थे? एनर्जी गैप को डेल्टा ई से हम रिप्रेजेंट कर रहे थे, इसका फॉर्मूला अल्टरनेटिव हो गया RHC, ठीक है, 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, इंटू जेड स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर है, ठीक। इसको अब ध्यान रखना, जो एनर्जी गैप है इसको हम लिंक कर सकते हैं फोटोन से। तो आपका जो भी एनर्जी गैप होगा उस लेवल का फोटोन का एनर्जी या तो अब्सॉर्ब होगा तो इमिट होगा, तो हम ऐसा बोल सकते हैं एच न्यू या फिर SC बाई लेमडा इक्वल टू RHC इंटू जेड स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर, ठीक है। तो एनर्जी गैप हो गया का फॉर्मूला हो गया, उसको हम लिंक कर देंगे फोटोन से, यानी उस एनर्जी गैप का फोटोन या तो इसमें अब्सॉर्ब होगा या तो इमिट होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना। या फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो आर है, आर का वैल्यू होता है 1.1 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स होता है, ठीक है। बाकी तो को सिंबल्स पता है, तो इतना क्लियर रहेगा आप लोगों को। चलो और चलते हैं, हम लोग कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं बोर्ड मॉडल पे, ठीक है। तो चलो आप लोग क्वेश्चन पर ट्राई करोगे 25 नंबर एंड 26 नंबर ट्राई करोगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या होगा? तो बहुत सिंपल सा चीज था कि कौन, इसे बोला गया कि कौन सा एनर्जी जो है हाइड्रोजन के लिए पॉसिबल हो सकता है। तो हमको पता है कि आपका जो n अगर 2 होगा तो उसका इसमें एनर्जी का वैल्यू कितना होता है? -3.4 होता है। तो हाइड्रोजन का एनर्जी पॉसिबल होता है, तो हम क्लिक कर सकते हैं, ठीक। क्वेश्चन 26 में ध्यान देना, बोला हुआ था कि द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ H एटम इज 13.6 दिया हुआ है। बोला कि द एनर्जी वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द एक्साइटेड स्टेट ऑफ लिथियम प्लस 2 इच,
लिथियम प्लस 2 का कौन सा हाइड्रेशन पॉसिबल है जी? तो सिंपल सा बात है, एनर्जी वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए। नेगेटिव यानी आपका बी और सी तो डी तो आंसर नहीं होगा। ठीक है, अब आप ध्यान देना, लिथियम प्लस 2 का जेड कितना होता है? जेड होता है 3। अब क्या करो, हाइड्रोजन का जो एनर्जी था उसको 3 के स्क्वायर से, जेड स्क्वायर का मतलब क्या, वो 9 होगा। आप 9 से मल्टीप्लाई करो, -13.6 होता है, इसको 9 से मल्टीप्लाई करो। -3.4 होता है, उसको 9 से मल्टीप्लाई करो। -1.51 होता है, उसको आप 9 से मल्टीप्लाई करो। तो उसको दिख रहा हो आपको, जो सेकंड सेल है उसका जो एनर्जी है, उसका जो एनर्जी है वो मैच कर जाएगा आंसर में, मैच कर जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा सी। आपका आंसर होगा सी। ठीक है, नेक्स्ट में चलो आप लोग ट्राई करोगे क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 को आप लोग को ट्राई करना है। बच्चों ध्यान दोगे, इस क्वेश्चन में क्या है, बोला गया है कि आपको वेवलेंथ ऑफ लाइट पता पता करना है। आपको एनर्जी का डिफरेंस का फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है, इसमें बोला कि n 1 से 2 में जो जंप हो रहा है उसके लिए कितना लेमडा आपको ऑब्जॉर्व करना चाहिए। ठीक है, बहुत सिंपल सा चीज था इस पूरे एक्सप्रेशन में। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को अगर मान लो हमको पॉजिटिव निकालना है, तो पॉजिटिव करने के लिए यहाँ पे 2 पुट करेंगे, यहाँ पे 1 पुट कर देंगे, तो आपका अल्टीमेटली स्क्वायर में जब लोगे, ठीक है, तो स्क्वायर में जब ध्यान देना, इसे स्क्वायर करेंगे तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा, तो जगह 3/4 टाइम्स 2 × 10⁻18 आ जाएगा। हम सिंपली क्या कर रहे हैं, यहाँ n2 में 2 पुट कर दिए और n1 में 1 पुट कर दिए। ठीक है, तो अपने अपने पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा, माइनस यहाँ भी रहेगा, माइनस अंदर में माइनस आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इतना एनर्जी आपको चाहिए, तो इसके लिए लाइट का जो एनर्जी होगा उसको हम SC/λ से इक्वेट कर देंगे। अब SC का जो वैल्यू है आपको बता चुके हैं कितना होता है, ये होता है 2 × 10⁻25 होता है, हम लोग पहले हम लोग कवर कर चुके हैं। तो लेमडा लेमडा का वैल्यू कैसे निकालेंगे जी? लेमडा का वैल्यू कैसे, लेमडा इक्वल टू हो जाएगा 2 × 10⁻25 डिवाइडेड बाई, ठीक है, डिवाइडेड बाई, ठीक है, ठीक है, टू टू 10⁻25 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, नीचे में जो एनर्जी उसको लेना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो यहाँ वैल्यू होगा, ये होगा -25 होगा, -25 होगा। ठीक, अब डिवीजन करेंगे किससे, 2 × 10⁻−18 से डिवीजन करेंगे, यहाँ -18 होगा, यहाँ पे -18 होगा, और एक टर्म होगा ऊपर 4 चला जाएगा और नीचे रहेगा 3, नीचे रहेगा 3, तो में 2 कैंसिल हो जाएगा, 10⁻−7 रहेगा, एंड 4/3 होगा, 4/3 होगा। इसका आंसर जो मैच करेगा, आंसर होगा ए। आपका आंसर ए से मैच करेगा, आपका आंसर ए से मैच करेगा। क्वेश्चन एक क्वेश्चन दिया हुआ नीचे में ध्यान देना, उसमें बोला हुआ है कि आपका जो टोटल एनर्जी है उसका वैल्यू दिया हुआ है, उसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, उसका वैल्यू दिया हुआ है, एक सेकंड, उसका वैल्यू दिया है -1.51 दिया हुआ है। वो बोला है कि आपको निकालना है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड ऑर्बिट रेडियस एंड वेलोसिटी निकालना आपको। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे ट्राई करो, तो बहुत सिंपल सा चीज है। आपका काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, चलो दिया हुआ है माइनस माइनस 1.51। जितना काइनेटिक एनर्जी होता है उसका जस्ट नेगेटिव क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी। तो सॉरी, टोटल टोटल एनर्जी आपको दिया हुआ है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, उसका जस्ट नेगेटिव हो जाएगा, क्या होगा,
काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू हो जाएगा प्लस 1.51 हो जाएगा, ठीक है। और टोटल एनर्जी का डबल हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, तो डबल कर दो तो निकल के आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, तो ये इतना हो जाएगा, ठीक। अब इसको जो है, अब जो टोटल एनर्जी है उसको लिंक कर देंगे इक्वेशन से, इक्वेशन से लिंक कर देंगे तो यहाँ से आपका, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन है तो जेड क्या हो, जेड हो जाएगा 1, यहाँ से कहीं कि आपको एन मिल जाएगा। और आपको पता है, अगर आपको याद होगा तो 1.5 एनर्जी किसका होता है, तो ये होता है N3 के लिए, तो इतना वो निकालने की जरूरत नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। अब N3 का आपको रेडियस निकालना तो क्या होगा 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड में, एन को 3 पुट करो, जेड को 1 पुट करो, आंसर आ जाएगा एंगस्ट्रॉम में, ठीक है। और वेलोसिटी वाले एक्सप्रेशन में यानी 2.188 जेट पर सेकंड में अब क्या करना, जेड को पुट करो 1 और एन को पुट करो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एन कितना निकला, 3 निकला है ना, तो एन को पुट करो 3, तो पुट करने पे आपके पास आंसर आ जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। बच्चों लोग क्लास का लास्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई करोगे, आज से क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 40। ऐसा बोला हुआ है, इन हाइड्रोजन एटम इफ द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट इज इतना, व्हाट इज इन द सेकंड एक्साइटेड स्टेट, यानी ग्राउंड स्टेट, आपको हाइड्रोजन का ग्राउंड स्टेट एनर्जी दे दिया है, कितना दिया है 13.6, यानी आपके पास नेगेटिव में आंसर होगा, क्या होगा, नेगेटिव में होगा, क्योंकि सिस्टम स्टेबल है। तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है उसका ग्राउंड स्टेट में। आपसे बोला गया है कि सेकंड एक्साइटेड स्टेट, यानी सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होगा, एन कितना होगा, एन होगा 3, ठीक है, एन होगा 3 होगा। तो थर्ड का एनर्जी पूछा गया, तो अब तो आप लोगों को तो याद कर चुके हो ना, ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितना होता है, -13.6 होता है। फर्स्ट एक्साइटेशन में कितना होता है, यानी N2 का एनर्जी कितना होता है, -3.4 होगा, ठीक है। तो N2 यानी फर्स्ट एक्साइटेशन का एनर्जी कितना होता है, -3.4 हो गया। N3, N3 का मतलब होता है सेकंड एक्साइटेड, इसका एनर्जी कितना होता है, तो माइनस 1.51 होता है, जिसको लिखेंगे तो 1.51 लिखेंगे हम लोग। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा गया था सेकंड एक्साइटेड का एनर्जी बताओ, यानी आपको N3 का एनर्जी पूछा गया, N3 का एनर्जी पूछा गया है। तो अगर हमको एनर्जी लेवल हम याद कर लेंगे तो क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन में फटाफट टिक करके निकल सकते हम लोग, ठीक है। इसलिए मैं बोला था इसको आपको याद करना है। तो बच्चों लोग आज का क्लास इतना ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है।